नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में महादेवी वर्मा से संबंधित टॉप 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आप सभी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और आज की क्लास में महादेवी वर्मा से संबंधित जो भी प्रश्न आपसे एग्जाम में बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, सभी को लिया गया है। तो काफी महत्वपूर्ण क्लास है, तो इसको आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखिए, पहला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 1908, या ऑप्शन बी 1907, या ऑप्शन सी 1909, या ऑप्शन डी 1912। तो देखिए, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सन 1907 में महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ था। याद रखिएगा, जन्म कब हुआ था महादेवी वर्मा का? सन 1907 में। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है। देखिए, प्रश्न संख्या 2, महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए रुनकता उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन बी फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन सी सहारनपुर उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन डी कासगंज उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर कहाँ क्या होगा? महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जन्म कब हुआ था? सन 1907 में। और कहां पर हुआ था? फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3। देखिए, महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? तो यहाँ पर प्रश्न को सही कर लीजिएगा। महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा जो है कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन दिए गए हैं लखनऊ में, ऑप्शन बी काशी, सी इंदौर, या ऑप्शन डी भोपाल। तो देखिए, महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा जो है कहाँ पर शुरू हुई थी? याद रखिएगा, इंदौर में। इंदौर के मिशन स्कूल से इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है शुरू हुई थी। तो याद रखिएगा, कहाँ से हुई थी? इंदौर से। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंदौर मध्य प्रदेश मिशन स्कूल से इनकी जो है प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई थी। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4। देखिए, प्रश्न है, महादेवी वर्मा किस विद्यापीठ की प्राचार्य थी? देखिए, प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के लिए। महादेवी वर्मा किस विद्यापीठ की प्राचार्य थी? ऑप्शन दिए गए हैं काशी महिला विद्यापीठ, या ऑप्शन बी प्रयाग महिला विद्यापीठ, या ऑप्शन सी लखनऊ महिला विद्यापीठ, या कानपुर महिला विद्यापीठ। तो देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा किस विद्यापीठ की प्राचार्य थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रयाग महिला विद्यापीठ। याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। महादेवी वर्मा किस विद्यापीठ की प्राचार्य थी? प्रयाग महिला विद्यापीठ की। अब इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 5। देखिए, प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, शकुंतला माथुर, या मैत्रेयी पुष्पा। तो राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा को। याद रखिएगा, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। यह प्रश्न बनता है और काफी सरल प्रश्न है। आप में से सभी विद्यार्थियों को लगभग इसका आंसर पता होगा। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को। याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6। देखिए, प्रश्न है, छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी ही रहस्यवाद के भीतर रही हैं, यह किसने कहा है? देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए। छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी ही रहस्यवाद के भीतर रही हैं, यह किसने कहा है? यानी यह कथन जो है किसका है? ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, नंद दुलारे वाजपेयी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या डॉक्टर नगेंद्र। तो देखिए, ये कथन किसने कहा था कि छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी ही रहस्यवाद के भीतर रही हैं? तो यह कथन कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 7। देखिए, 7वां प्रश्न है, यामा अंधकार है तो दीपशिखा प्रकाश की मध्यम लो, यह किसने कहा? यानी यह कथन जो है किसका है कि यामा अंधकार है तो दीपशिखा प्रकाश की मध्यम लौ है। यह कथन किसका है?
पहले तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यामा और दीपशिखा दोनों रचना महादेवी वर्मा जी की हैं, याद रखिएगा। तो पर यहाँ पर जो यह कथन है कि यामा अंधकार है तो दीपशिखा प्रकाश की मध्यम लौ, यह कथन किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, नंद दुलारे वाजपेयी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या डॉक्टर बच्चन सिंह का? तो राइट आंसर यहाँ पर इस प्रश्न का क्या होगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। डॉक्टर बच्चन सिंह का यह कथन है कि यामा अंधकार है तो दीपशिखा प्रकाश की मध्यम लौ। याद रखिएगा यह कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8। देखिए, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, पंक्ति महादेवी वर्मा की किस रचना से है? ऑप्शन दिए गए हैं निहार, दीपशिखा, नीरजा या सांदेगी। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ये जो पंक्ति है वह महादेवी वर्मा की किस रचना से ली गई है? पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, यह जो पंक्ति है महादेवी वर्मा की किस रचना से ली गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा दीपशिखा। और एक बात याद रखिएगा, ये जो निहार, दीपशिखा, नीरजा और सांदगी, ये चारों ही रचनाएं महादेवी वर्मा जी की हैं। ये चारों ही रचनाएं यहाँ पर जो दी गई हैं वो चारों ही रचनाएं महादेवी वर्मा जी की हैं। और इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीपशिखा। याद रखिएगा, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, ये जो पंक्ति है वह दीपशिखा रचना से ली गई है। अच्छा प्रश्न है परीक्षा के लिए, इसलिए ध्यान से इसका आंसर देख लीजिएगा। इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। चिर सजग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, पंक्ति महादेवी वर्मा की किस रचना से है? ऑप्शन ए निहार, दीपशिखा, नीरजा या ऑप्शन डी सांदेगी। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि चिर सजग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, यह जो पंक्ति है वह महादेवी वर्मा की किस रचना से ली गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सांदगी से। याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सांदगीत रचना से ये जो है पंक्ति ली गई है। चिर सजग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, यह पंक्ति महादेवी वर्मा की सांदगीत रचना से ली गई है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या, देखिए 10वां प्रश्न है, महादेवी वर्मा को किस साहित्यिक युग की शक्ति कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रगतिवाद, बी द्विवेदी युग, सी प्रयोगवाद या ऑप्शन डी छायावाद। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी छायावाद। आपको पता है महादेवी वर्मा किस युग की जो है कवियत्री है? छायावादी युग की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सरल प्रश्न है इसलिए इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे। अब इसके बाद देखिए 11वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। छायावाद और रहस्यवाद की प्रमुख कवियत्री है? छायावाद और रहस्यवाद की प्रमुख कवियत्री है ऑप्शन ए शकुंतला माथुर, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा या मैत्री पुष्पा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? छायावाद और रहस्यवाद की प्रमुख कवियत्री कौन है? महादेवी वर्मा है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। छायावाद और रहस्यवाद की प्रमुख कवियत्री कौन है? महादेवी वर्मा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12। देखिए 12वां प्रश्न है, महादेवी वर्मा का कौन सा काव्य जो उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुआ? देखिए यह प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी, कि महादेवी वर्मा का कौन सा काव्य है जो उनके मृत्यु के पश्चात जो है प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए यामा, बी रश्मि, सी सांदगीत या अग्निरेखा। तो इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? और एक बात याद रखिएगा, ये चारों ही रचनाएं महादेवी वर्मा की ही हैं। यामा, रश्मि, सांदगीत और अग्निरेखा, ये चारों ही रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं। पर इसमें से कौन सा काव्य है जो उनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुआ था? तो ऑप्शन डी अग्निरेखा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अग्निरेखा का जो प्रकाशन है वह 1990 है। तो इसलिए यह जो काव्य है वह उनके मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुआ था। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13। महादेवी वर्मा को मंगला प्रसाद पुरस्कार किस कृति पर मिला था? ये भी प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, अगर देखा जाए कि महादेवी वर्मा को मंगला प्रसाद पुरस्कार किस कृति पर मिला था। ऑप्शन दिए गए हैं यामा,
रश्मि, सांध्य गीत या अग्नि रेखा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा को मंगला प्रसाद पुरस्कार किस कृति पर मिला था? तो राइट आंसर हो जाएगा यामा। ऑप्शन पहला यहाँ पर सही होगा। यामा कृति के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14। देखिए प्रश्न है कि महादेवी वर्मा को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए एक से बढ़ के एक शानदार महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो देखिए प्रश्न है कि महादेवी वर्मा को उनकी मृत्यु के पश्चात किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन दिए गए हैं शेख सरिया पुरस्कार से, पद्म विभूषण सम्मान से, पद्म भूषण सम्मान से या व्यास सम्मान से। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? उन्हें उनकी मृत्यु के पश्चात किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। महादेवी वर्मा को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण से। याद रखिएगा पद्म विभूषण सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब इसके बाद देखिए 15वां प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने महादेवी वर्मा को किस विशेषण से संबोधित किया है? यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने महादेवी वर्मा को किस विशेषण से संबोधित किया था। कहा था कि आधुनिक युग की मीरा या वेदना की कवियत्री, हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती या छायावाद की शक्ति। तो इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने महादेवी वर्मा को किस विशेषण से संबोधित किया था? ध्यान से देख लीजिएगा, राइट आंसर सी यहाँ पर हो जाएगा। हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहकर संबोधित किया था। याद रखिएगा हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती महादेवी वर्मा को किसने कहा था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहकर संबोधित किया था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16। देखिए प्रश्न है कि पीड़ा की गायिका कहा जाता है सुभद्रा कुमारी चौहान को, महादेवी वर्मा को, शकुंतला माथुर को या मैत्री पुष्पा को। अभी ये प्रश्न आया था कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा महादेवी वर्मा को। प्रश्न है कि पीड़ा की गायिका किसे कहा जाता है, तो भी महादेवी वर्मा ही राइट आंसर होगा। याद रखिएगा आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। पीड़ा की गायिका किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को। ठीक है, दोनों का आंसर एक ही है और दोनों में से कोई ना कोई एक प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि पीड़ा की गायिका किसे कहा जाता है या आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17। देखिए 17वां प्रश्न है महादेवी वर्मा ने किस पत्रिका का संपादन किया था? चांद पत्रिका का, कल्पना पत्रिका, सारिका पत्रिका या इंदु पत्रिका। तो महादेवी वर्मा ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन बताइए कौन सा सही होना चाहिए। ऑप्शन ए चांद पत्रिका का पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। महादेवी वर्मा ने किस पत्रिका का संपादन किया था? चांद पत्रिका का। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 18। देखिए प्रश्न है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, यह पंक्ति महादेवी वर्मा की किस कविता से ली गई है? पहला तो यहाँ पर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और ये जो पंक्ति है सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछी जाती है। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह पंक्ति किसकी है? पहला प्रश्न तो ऐसे बनता है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, यह पंक्ति किसकी है? तो महादेवी वर्मा जी की है। फिर दूसरा प्रश्न बनता है कि मैं नीर भरी दुख की बदली पंक्ति महादेवी वर्मा की किस कविता से ली गई है? यामा से, रश्मि से, सांध्य गीत से या नीरजा से। तो राइट आंसर क्या होगा? ये जो पंक्ति है वह किससे ली गई है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए? मैं नीर भरी दुख की बदली, यह पंक्ति महादेवी वर्मा की किस कविता से ली गई है? सांध्य गीत। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 19। देखिए 19वां प्रश्न है महादेवी वर्मा को नीरजा काव्य के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देखिए ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। कहा गया है कि महादेवी वर्मा को नीरजा, इनकी ही रचना है, इस काव्य के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं शेख सरिया पुरस्कार से,
सलाका सम्मान, व्यास सम्मान या पहल सम्मान? तो राइट आंसर क्या होगा? नीरजा काव्य के लिए इन्हें शेखसरिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नीरजा काव्य के लिए महादेवी वर्मा को शेखसरिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा, नीरजा काव्य के लिए, कंफ्यूज नहीं होना है, नीरजा काव्य के लिए शेखसरिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इन्हें, महादेवी वर्मा को। याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 20। देखिए 20वां प्रश्न है कि महादेवी वर्मा को किस काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? देखिए अभी इसी प्रश्न की बात हो रही थी कि महादेवी वर्मा को किस काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। मेरा परिवार, यामा, पथ के साथी या निहार? तो पहले तो एक बात याद रखिए कि ये चारों ही रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं। मेरा परिवार भी, यामा, पथ के साथी और निहार, ये चारों ही रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं। पर इसमें राइट आंसर होगा यामा। ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें यामा के लिए मिला था। याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बनता है कि किस कृति के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो यामा कृति के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 21। देखिए प्रश्न है कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था? अभी प्रश्न था कि किस कृति के लिए मिला था, यामा के लिए। अब प्रश्न है कि किस वर्ष में दिया गया था, 1984 में, 1984, 1982 या 1991? तो राइट आंसर क्या होगा? 1982 में। याद रखिए, यामा कृति के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982 में। ठीक है, याद रखिएगा, यामा कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था महादेवी वर्मा को सन 1982 में। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 22। देखिए प्रश्न है कि महादेवी वर्मा को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार किस वर्ष मिला था? 1942 में, 1943 में, 1945 या 1944? तो 22 में प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? महादेवी वर्मा को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1943 में। याद रखिएगा, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था 1943 में। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 23। देखिए प्रश्न है कि महादेवी वर्मा को शेखसरिया पुरस्कार किस वर्ष मिला था? शेखसरिया पुरस्कार किस वर्ष मिला था? 1935 में, 1938 में, 37 में या 1936 में? अब ये प्रश्न आके गया है कि शेखसरिया पुरस्कार किस कृति के लिए मिला था। तो मैंने वहां पे आपको बताया था किस कृति के लिए मिला था, नीरजा के लिए। और प्रश्न है कि शेखसरिया पुरस्कार किस वर्ष में मिला था? तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, 1935 में। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 24। देखिए प्रश्न है, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले? यह पंक्ति आप देख रहे हैं, तो प्रश्न है कि यह पंक्ति जो है किस रचना से ली गई है? ऑप्शन दिए गए हैं नीरजा, यामा, सांध्य गीत या दीपशिखा। तो राइट आंसर क्या होगा कि बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। तो यहाँ पर ये जो पंक्ति आप देख रहे हैं, वह पंक्तियां जो है महादेवी वर्मा की किस रचना से ली गई हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए? नीरजा राइट होगा, या यामा होगा, सांध्य गीत होगा या दीपशिखा? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांध्य गीत रचना से जो पंक्तियां ली गई हैं। याद रखिएगा, सांध्य गीत जो है रचना है महादेवी वर्मा की और इसकी यह पंक्तियां हैं। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 25। प्रश्न है कि महादेवी वर्मा को पद्म भूषण पुरस्कार किस वर्ष मिला था? देखिए ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महादेवी वर्मा को पद्म भूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? 1956 में, 1954 में, 1953 में या 1955 में? तो राइट आंसर हो जाएगा, महादेवी वर्मा को पद्म भूषण पुरस्कार मिला था 1956 में। ऑप्शन पहला ही यहाँ पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा, 1956 में महादेवी वर्मा को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 है, महादेवी वर्मा को पद्म विभूषण पुरस्कार किस वर्ष मिला था? देखिए अभी ये प्रश्न आया था कि मृत्यु के पश्चात किस सम्मान से सम्मानित किया गया था महादेवी वर्मा को? तो पद्म विभूषण पुरस्कार से ही इन्हें सम्मानित किया गया था इनकी मृत्यु के पश्चात। पर किस वर्ष में किया गया था? 1986 में,
87 में, 88 या 89 में? तो राइट आंसर क्या होगा? महादेवी वर्मा को जो है किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1988 में। इनकी मृत्यु के पश्चात 1988 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, 1988 में। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 27 देखिए, महादेवी वर्मा का काव्य दीपशिखा का प्रकाशन वर्ष है, यानी दीपशिखा जो रचना है वह कब प्रकाशित हुई थी? 1941 में या 1942 में, 1943 में या 1944 में? तो राइट आंसर क्या होगा? दीपशिखा का प्रकाशन कब हुआ था? 1942। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1942 में दीपशिखा रचना का प्रकाशन हुआ था। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 28। प्रश्न है कि सप्तपर्ण के लेखक हैं कुसुम वियोगी हैं, आशापूर्णा देवी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं या महादेवी वर्मा हैं? तो सप्तपर्णा के जो लेखक हैं, लेखिका हैं, वह है महादेवी वर्मा। ये किसकी रचना है? आपको पता है सप्तपर्णा जो रचना है वह महादेवी वर्मा जी की है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 29। प्रश्न है कि श्रृंखला की कड़ियां का प्रकाशन वर्ष है। श्रृंखला की कड़ियां का प्रकाशन वर्ष है, यह भी रचना महादेवी वर्मा की है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1944 में प्रकाशित हुई थी या 1942 में, 1943 में या 1941 में? तो देखिए श्रृंखला की कड़ियां का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1942। यह भी रचना 1942 में प्रकाशित हुई थी, श्रृंखला की कड़ियां। याद रखिएगा, प्रकाशन वर्ष पूछे जाते हैं रचनाओं के, तो याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए एक और शानदार प्रश्न, अतीत के चलचित्र का प्रकाशन वर्ष है, यह भी रचना जो है महादेवी वर्मा की है। याद रखिएगा, अतीत के चलचित्र प्रकाशन वर्ष पूछा गया है कि 1943 में, 1942, 1941 या 1940। तो अतीत के चलचित्र यह जो रचना है यह कब प्रकाशित हुई थी? अतीत के चलचित्र रचना जो है कब प्रकाशित हुई थी? 1941 में। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 1941 में यह रचना प्रकाशित हुई थी, अतीत के चलचित्र, महादेवी वर्मा की यह रचना है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 31वां प्रश्न है, स्मृति की रेखाएं का प्रकाशन वर्ष है 1943 में, 1942 में, 1941 या 1940? तो स्मृति की रेखाएं कब प्रकाशित हुई थी? यह रचना भी महादेवी वर्मा की है, पर यह प्रकाशित कब हुई थी रचना? 1943 में। पहला ही विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, 1943 में यह रचना का प्रकाशित हुई थी। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 32। देखिए प्रश्न है कि निहार रचना का प्रकाशन वर्ष है 1933, 1932, 1931, 1930। तो राइट आंसर क्या होगा? निहार रचना का प्रकाशन वर्ष क्या है? यह रचना भी महादेवी वर्मा की है, पर इसका प्रकाशन हुआ था 1930 में। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 1930 में यह रचना प्रकाशित हुई थी, याद रखिएगा। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 33। देखिए प्रश्न है कि सांधनी की लेखिका हैं अलका सरावगी, शकुंतला माथुर, सुभद्रा कुमारी चौहान या महादेवी वर्मा? सांधनी की लेखिका कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महादेवी वर्मा। याद रखिएगा, सांधनी की लेखिका महादेवी वर्मा है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 34। देखिए प्रश्न है कि नीरजा रचना का प्रकाशन वर्ष है 1933, 1932, 1931 या 1934? तो राइट आंसर क्या होगा? नीरजा रचना कब प्रकाशित हुई थी? यह रचना भी महादेवी वर्मा की है। इस रचना का प्रकाशन कब हुआ था? 1933 में हुआ था या 32 में, 31 में या 34 में? तो इस रचना का प्रकाशन हुआ था ऑप्शन डी, 1934 में। नीरजा रचना का प्रकाशन हुआ था 1934 ईस्वी में, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न संख्या 35, जो कि आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, महादेवी वर्मा का निधन किस वर्ष हुआ था? तो देखिए ऑप्शन दे रखे हैं 1988, 1987, 1985 या 1986। तो राइट आंसर क्या होगा? महादेवी वर्मा का निधन किस वर्ष हुआ था? 1987 में। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। एक बार मैं फिर से बता दूं, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में, और उनका निधन कब हुआ था?
87 में। याद रखिएगा, निधन और जन्म कहाँ पर हुआ था, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। रचनाओं का प्रकाशन वर्ष भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न देखिए कुछ भी बन सकता है कि रचना कब प्रकाशित हुई, रचना का लेखक कौन है, जन्म कब हुआ, जन्म कहाँ पर हुआ, निधन किस वर्ष हुआ, कुछ भी प्रश्न बन सकते हैं। तो आप लोगों को जो है संपूर्ण जानकारी एक एक कवि लेखक की होनी चाहिए। तो देखिए, ये था वीडियो का और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जाते हैं, तो इसलिए जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण MCQ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।